वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं बिजनेस चैप्टर 2 के पार्ट 3 की, जिसका टॉपिक आज चलेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल्स ने क्या प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के, यानी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो उन्होंने बोला सबसे पहले उनके हिसाब से ये होना चाहिए कि डिवीज़न ऑफ वर्क हो, यानी काम को किस तरीके से कंपनी में बांटना है ताकि ईजी तरीके से हो जाए। असल में कई कंपनियों में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां दे देते हैं, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और परेशान भी होता है कि कैसे टारगेट को पूरा किया जाए। लेकिन यहाँ पर फ्यूल ने बोला अगर हम वर्क को डिवाइड कर दें, यानी सभी एम्प्लॉय में थोड़ा थोड़ा वर्क बांट दें, जिससे कि उसको भी बर्डन नहीं लगेगा और वो ईजी तरीके से वर्क भी करेगा और काम ईजी तरीके से हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। उन्होंने बोला काम तो बांट देंगे लेकिन अथॉरिटी भी देनी है। अथॉरिटी देंगे, वो कहेगा भाई मेरी अथॉरिटी है, मैं काम कर रहा हूँ पर्सनली, तो अब इस बेस पे तो मेरे पास इसका पूरा वो होना चाहिए। तो बोला कि अथॉरिटी तो दे देंगे लेकिन साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे, यानी कि आपको अथॉरिटी मिलेगी तो उसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, यानी काम आप करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होकर करेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उसे, उसका डिसिप्लिन भी उसे रखना है, यानी कि तौर तरीके से काम करना है, कोई रॉ मटेरियल का वेस्टेज ना हो, ताकि आप दूसरे एम्प्लॉय से अच्छे से बात करेंगे तो आपका टारगेट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए कंपनी के अंदर डिसिप्लिन का होना भी ज़रूरी है। डिसिप्लिन हो गया। उसके बाद बात करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। कह रहा है कमांड जो होनी चाहिए, यानी कि पकड़ जो होनी चाहिए वो सिर्फ एक के हाथ में होनी चाहिए, यानी कि अगर हम कई सारों के हाथ में कमांड दे देंगे कि तो सब अपने अपने व्यूज़ देंगे, कंफ्यूज होगा एम्प्लॉय, काम वर्कर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है वो सिर्फ एक के हाथ में होना चाहिए। फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब कमांड के ऊपर काम करना है तो उसमें भी एक पर्सन ही होना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से डायरेक्ट कर सके और काम ईजी तरीके से हो जाए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कह रहा है कि कुछ भी काम हो रहा हो कहीं पे भी, जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो सबका इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि एक बंदा काम कर रहा है, अगर वो किसी काम में इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको बढ़ावा देना है, उसको पीछे नहीं हटाना है। यानी कि एक पर्सन अगर दिल से काम कर रहा है अपने और उसको लगता है कि मैं इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो सभी जितने भी जनरल इंटरेस्ट हैं वो सभी लोग लेंगे। एक सिंगल पर्सन उस काम को उस तरीके से नहीं करेगा, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद बात करते हैं रेम्यूनरेशन और पर्सोनल। पर्सोनल मीन्स होता है एम्प्लॉय, तो रेम्यूनरेशन को कुछ लोग कन्फ्यूज़ आते हैं कि ये पर्सनल है, बट पर्सोनल होता है। पर्सोनल मीन्स होता है एम्प्लॉय। अगर रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, यानी कि वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, बेस्ट तरीके से कर रहा है, उसे अवॉर्डेड नहीं करा जा रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दिया जा रहा है, तो वो मन लगा के काम नहीं करेगा। इसलिए हमें रेम्यूनरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगर ऑर्डर अथॉरिटी सिर्फ एक के हाथ में है तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी कि एक सेंटर बना हुआ है, उससे सभी लोग गाइडेंस में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी के अंदर 4 मैनेजर रख दिए, अब चारों को काम दे दिया तो वो अपनी अपनी चलाएंगे, यानी सोचते हैं मैं सही बोल रहा हूँ, अगला एम्प्लॉय कहेगा या मैनेजर कहेगा नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, तो इस सेंस में काम नहीं हो पाएगा। इसलिए सेंट्रलाइजेशन बेटर होता है डिसेंट्रलाइजेशन से। फिर बात करते हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है कि यहाँ पर किसी को अगर एक दूसरे से कांटेक्ट करना होता है तो वो एक स्टेयर्स बना के जाते हैं, यानी कि एक सिस्टम से जाते हैं। जैसे इस डायग्राम में शो करा गया है, अगर F को E से बात करनी है, E से D को, D से C को, C से B को, तो इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा और P तक आना पड़ेगा। ठीक, अगर F चाहता है P से बात करना तो P को इस सिस्टम को फॉलो करके आना पड़ेगा कंपनी के अंदर। यानी कहने का मतलब एक वर्कर को अगर टॉप लेवल पे बात करना है तो वर्कर को अपने सुपरवाइज़र पे जाना पड़ेगा, सुपरवाइज़र जाएगा अपने सीनियर पे, फिर उसके सीनियर जाएंगे मैनेजर पे, मैनेजर के बाद जाएगा तो हेड ऑफ़ द मैनेजर होगा वो जाएगा, उसके बाद जनरल मैनेजर पे जाएगी बात, फिर फैक्ट्री मैनेजर पे जाएगी बात, करते करते ये पार्ट चला जाता है पूरे ऑनर के पास। यानी कि अगर F को P से बात करना है, यानी वर्कर को ऑनर से बात करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी स्टेयर्स को कंप्लीट करना होगा। इन केस अगर लगता है कि को बहुत ही अर्जेंट काम है और बीच में किसी को एक दूसरे से मिलना है तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ उस सिचुएशन में जब आपको अर्जेंट काम होगा। अदरवाइज़ आप किसी से इस तरीके से नहीं मिल सकते, तब आपको स्केलर चेन का इस्तेमाल करना होगा।
फिर बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर भी एक के हाथ में होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब है कि सभी एक दूसरे से मिलकर काम करें, स्ट्रेंथ बढ़ती है यूनिटी से। तो एक तरीके से अच्छे से मिल के काम करेंगे तो तभी आपका टारगेट अचीव हो पाएगा। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। कह रहे कि एम्प्लॉय को इतना एडवांटेज दो कंपनी के अंदर, उसे प्रॉफिट दो, उसे अवॉर्डेड करो, ताकि कम से कम एक एवरेज हो कि मिनिमम एक एम्प्लॉय कम से कम इतने समय तक कंपनी के अंदर काम कर सके। क्योंकि अगर वो 1 महीने के लिए आ जाएगा फिर चला जाएगा, उसे हमने ट्रेनिंग दी, उसने काम सीखा, फिर 1 महीने में चला गया, तो इसमें कंपनी का ही घाटा होगा और किसी का नहीं होगा। इसलिए कोई भी पर्सनल, कोई भी एम्प्लॉय जॉब के लिए आता है तो मिनिमम एवरेज लगा के चलना है कि मिनिमम 6 मंथ उसको स्टेबिलिटी कंपनी के अंदर देनी है, यानी रोक के रखना है। फिर है इनिशिएटिव। कोई भी काम की शुरुआत हो रही है, अच्छी बात है, शुरुआत होनी चाहिए कैसे, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होनी चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी देखना है इनिशिएटिव के अंदर कि टेकिंग फर्स्ट स्टेप्स विद सेल्फ मोटिवेशन। पहला स्टेप जो रखना है वो अपने मोटिवेशन के लिए होता है, तो वो ज़रूरी है। और मोटिवेशन के साथ ही फर्स्ट स्टेप रखना है कि हाँ हमें इस काम को बहुत बेहतर तरीके से करना है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो उस काम को आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। फिर स्पिरिट डी कॉप्स, बढ़ावा देना, यानी हम एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम अवॉर्डेड करते जाएंगे, उन्हें स्टेज पे बुलाकर उन्हें अवॉर्डेड करेंगे। और जैसे मैनेजर जाके फ्लोर पे तारीफ़ करता है उस तरीके से करेंगे ताकि वो आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने का सेंस खाली तारीफ़ करना नहीं है, उनको हम अवॉर्डेड करने के साथ साथ उनका पैकेज बढ़ाएंगे, साथ में उनका पोस्ट भी बढ़ाएंगे, जिससे कि उसको बढ़ावा मिलेगा और वो कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये हैं आपके फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि फ्यूल के 14 प्रिंसिपल हैं जो इस तरीके से डिफाइन करे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। अब बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस, कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता है क्या। अभी मैंने बताया था बेसिकली छोटे से फॉर्म में कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ऑर्डर अथॉरिटी इन वन हैंड और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ऑर्डर अथॉरिटी इन अदर हैंड। लेकिन इसे हम अच्छे से टेबल की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो ये आपकी टेबल, ये हो गया आपका सेंट्रलाइजेशन और ये हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। तो पहला फ़र्क होता है यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में कि ऑर्डर अथॉरिटी इन वन हैंड, यानी कि ऑर्डर देने की अथॉरिटी जो होती है वो सिर्फ सिंगल हैंड में होती है, यानी एक बंदे के हाथ में होती है। दूसरी बात करें, यानी कि एग्जांपल के तौर पे बात सकते हैं टॉप लेवल, टीएल, टॉप लेवल। इसके बाद बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर अथॉरिटी इन अदर हैंड, यानी कि यहाँ पर बात कर सकते हैं यहाँ पर इंक्लूडिंग मिडिल मैनेजर, यानी कि अकाउंटेंट मैनेजर हो गया, आपका प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, इस तरीके के ऑर्डर में उनको बांट दिया, मतलब थोड़े छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बांट दिया जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करें डिफरेंस की, तो यहाँ पर क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट है। वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया था कि वर्कर जो है, फिर उसके ऊपर सुपरवाइज़र है, सुपर मैनेजर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर है, फिर मैनेजर, इस तरीके से करते करते टॉप लेवल तक सीरीज़ जाती है, तो इसे अलाइनमेंट ही कहते हैं। यानी कि एक सिंगल के हाथ में पूरी अथॉरिटी है, वो ऊपर से नीचे करना होता है उसमें, यानी कि हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल सेंस में वहाँ पर हमें टॉप लेवल तक जाना होता है। और यहाँ पर क्या है, नो अलाइनमेंट, कोई अलाइनमेंट नहीं है यहाँ पर, नो अलाइनमेंट। कोई अलाइनमेंट नहीं है। थर्ड की बात करें यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लोअर,
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लोअर। जो डिसीज़न यहाँ पे लिया जाएगा वो कैसा होगा, स्लो होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक लेवल के हाथ में, यानी कि एक टॉप लेवल के ही हाथ में, अब वो लोगों की बातें सुनेगा, फिर आगे जाके अपने आप को एनालाइज करेगा कि हाँ ये सही है या नहीं है। इस तरीके से उसको टाइम लग जाएगा। लेकिन जहाँ पर बहुत सारे होते हैं मैनेजर, तो वो आपस में डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने से सोल्यूशन जल्दी निकल जाता है। तो कंपेयर एज बेटर, यानी कि यहाँ पर तेज़ी से काम हो सकता है इसका। 4 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रलाइजेशन जो होता है, इम्प्लीमेंटेशन जो इसका होता है स्मॉल फॉर्म में होता है। इम्प्लीमेंटेशन इन स्मॉल फॉर्म, यानी कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो छोटी फॉर्म में होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटी फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल है बंदा डिसीज़न लेने वाला। अब मल्टीनेशनल कंपनी यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में सिंगल पर्सन कभी भी इतना बड़ा डिसीज़न नहीं ले सकता। वहाँ पर सभी मैनेजर्स की ज़रूरत होती है एडवाइस लेने की। बोर्ड ऑफ मीटिंग बैठाई जाती है जिसके अंदर एडवाइस ली जाती है कि क्या किया जाए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो होता है यहाँ पर स्मॉल फॉर्म का होता है। वहाँ पर बात करें इम्प्लीमेंटेशन इन लार्ज फॉर्म, ये कहाँ पे फॉलो होता है, लार्ज फॉर्म में। बड़ी बड़ी फॉर्म में डिसेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फिर से बात करते हैं, फिर से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। ऑर्डर अथॉरिटी इन वन हैंड, एग्जाम्पल टॉप लेवल। ऑर्डर अथॉरिटी इन अदर हैंड, एग्जाम्पल मिडिल लेवल। वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट का सेंस है कि नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ काम होता है, यानी डिसीज़न होता है, एक दूसरे के ऊपर जाना होता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोई वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं होता है। डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस स्लोअर, एक सिंगल पर्सन है डिसीज़न लेने वाला, टाइम तो लगता ही है। कई सारे एडवाइस देने वाले होते हैं तो हमें जल्दी जल्दी सोल्यूशन मिल जाते हैं, बट अकेले सोल्यूशन निकालना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस यहाँ पे स्लोअर है, बट एज़ कंपेयर यहाँ पर बेटर है। फिर बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो इम्प्लीमेंटेशन इन स्मॉल फॉर्म। अब सेंट्रलाइजेशन है, सिंगल पर्सन डिसीज़न लेने वाला है, तो इतनी एमएनसीज़ के लिए तो डिसीज़न सिंगल पर्सन नहीं ले सकता है, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाता है स्मॉल फॉर्म में। लेकिन इसका कहाँ पे होता है, लार्ज फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर डिसीज़न देखने वाले या डिसीज़न के बिहाफ पर एडवाइस देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर, यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर। एफ.डब्ल्यू. का मतलब होता है फ्रेडरिक विंसलो, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनके बीच में डिफरेंस करते हैं कि इन तीनों ने क्या क्या दोनों ने क्या क्या एडवाइस दी है, क्या इनके पर्सनैलिटीज़ हैं, कैसे इन्होंने अपना रोल प्ले किया है मैनेजमेंट के अंदर। तो फर्स्ट ये हो गया बेसिस, ये इनके बीच में डिफरेंस हो जाएगा अभी। तो यहाँ पर बात करते हैं बेसिस और डिफरेंस की। ये हमने 3 बॉक्स कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले बेसिस। यहाँ पे आ जाएंगे आपके हेनरी फ्योल। यहाँ पर बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर की। एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो इनके बेसिस क्या है, सबसे पहला बेसिस है यहाँ पे पर्सपेक्टिव, यानी इनका लेवल क्या है, पर्सपेक्टिव। तो हेनरी फ्योल जो है वो टॉप लेवल के प्रैक्टिशनर हैं और वो जो है हमारे शॉप फ्लोर लेवल है, यानी कि प्रोडक्शन लेवल बात कर सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की कि यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कैसे देते हैं ये लोग? यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में इन दोनों ने क्या कहा है? तो कहता है यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब स्टॉन्च प्रॉम्प्टनेट, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, टॉप लेवल से लेके नीचे तक का डिसीजन यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं यहाँ पर स्टॉन्च, ठीक है, प्रॉम्प्टनेट। और दूसरे पॉइंट पे इन्होंने क्या बोला है? नो प्रोपोनेंट, नो प्रोपोनेंट। तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं इनके। तीसरे पॉइंट पे इन्होंने क्या बोला? एप्लीकेबिलिटी क्या है इनकी, यानी कहाँ पर इनको अप्लाई किया जाता है, इनकी एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेबिलिटी क्या है इनकी? तो एप्लीकेबिलिटी में क्या है? ये यूनिवर्सल है, यानी कि हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल यूज़ होते हैं वो यूनिवर्सल हैं, एवरीवेयर, कहीं पे भी, कहीं किसी भी समय इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये स्पेशलाइज्ड सिचुएशन इनके जो हैं वो स्पेशलाइज्ड सिचुएशन के अंदर, स्पेशलाइज्ड सिचुएशन। फिर बात करते हैं यहाँ पर बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पर? कि कैसे इन्होंने अंदाज़ा लगाया, ऑब्जर्वेशन करा कि क्या करा इन्होंने, जिससे कि इन लोगों ने डिसीज़न लिए मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? पर्सनल एक्सपीरियंस। जो हेनरी फ्यूल का है वो पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पर उनका, पर्सनल एक्सपीरियंस लेके, और उनका क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इनका जो कहना है वो कहते हैं कि ऑब्जर्व करो पहले, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इनका मानना है कि पहले ऑब्जर्व करें फिर एक्सपेरिमेंटेशन करें। उसके बाद फोकस। बेसिस क्या है इसका? फोकस। फोकस में क्या है कि यहाँ पर कहता है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस है इनका, हेनरी फ्यूल का, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। और इनका क्या है? ओनली फॉर प्रोडक्शन। FW कहते हैं कि सिर्फ प्रोडक्शन पे ही ध्यान देना है, ओनली फॉर प्रोडक्शन। फिर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कैसी है इनकी? ये एक प्रैक्टिशनर है, और ये क्या है? एक साइंटिस्ट है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन। इनके एक्सप्रेशन क्या है इसमें, यानी क्या एक्सप्रेस करते हैं ये लोग, क्या है इनके व्यूज़ है इसके बारे में? कि जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनकी जो क्या है? जनरल थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इनका क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। हेनरी फ्यूल क्या है? टॉप लेवल के हैं, वो शॉप्स प्लेयर लेवल है। ये स्टॉक्स प्रोपोनेंट मानते हैं, वो प्रोपोनेंट को नहीं मानते। ये यूनिवर्सल है, वो स्पेशलाइज सिचुएशन पे काम करते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस इनका कहता है, वहाँ पर उनका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट है। ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे बिलीव करते हैं, ये ओनली फॉर प्रोडक्शन पे काम करते हैं। फिर ये प्रैक्टिशनर है, वो एक साइंटिस्ट है। और जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ये बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिसमें रूल ऑफ थंब का यूज़ किया नहीं जाता, यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इनके बीच में ये बेसिस ऑफ डिफरेंस है। यहीं पे ख़त्म होता है चैप्टर 2 का, एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे चैप्टर 3 की।